नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाई गजेंद्र सिंह पर। दोस्तों, एनटीपीसी की जो अपनी सीरीज चल रही है उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम प्रीवियस ईयर के सवाल लेकर आए हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है कि एक डेटा सेट का विचरण 16 है तो मानक विचलन ज्ञात कीजिए। अब देखो, डेटा सेट का विचरण और मानक विचलन ये सब पहले तो देखते हैं कौन से टॉपिक के। तो ये जो विचरण, जो वेरियस और मानक विचलन, जो स्टैंडर्ड डेविएस, जो ये चीज़ें हैं ये आती है अपने सांख्यिकी में। और सांख्यिकी में मानक विचलन और इनमें छोटे ही सवाल बनाते हैं तो इनका एक सीधा सा फॉर्मूला होता है कि विचरण की जो मान होता है वो विचरण का मान मानक विचलन और विचरण, इनमें संबंध क्या होता है कि मॉड ऑफ अंडर रूट, और ये होता है विचरण और इसका वापस मोड। अब मोड क्यों लगाया ये चीज़ देखने के लिए देखो, विचरण की वैल्यू अपने को दे रखी है 169 मोड। तो 169 का अपने को पता है कि ये वर्गमूल किसका वर्गमूल इसका क्या होगा, 13 होगा। बात किस में आएगी, वर्गमूल में प्लस और माइनस, लेकिन मोड लगाने के बाद फाइनल आंसर क्या मिलेगा अपने को, प्लस। तो अपना आंसर हो गया 13। ठीक है। अगला सवाल भी यही कह रहा है कि देखो, इसकी कह रहा है कि गणना करो। तो इनकी गणना करनी है अपने को। तो पहले तो देखो भाग का चिन्ह दिया है और उसके बाद इन्होंने -10 लिखा है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 1848 बटा 231 और इसमें से घटाना है अपने को 10। पहले देख लेते हैं कि भाग पूरा पूरा जाता है या नहीं जाता है। देखो, अब इसमें भाग देने के लिए 231 का पहाड़ा तो मुझे याद है नहीं, लेकिन पहाड़ा याद नहीं होने के बाद भी मैं कुछ अप्रोक्सीमेटली सोचने की कोशिश करूँगा। और अप्रोक्सीमेटली हम कैसे सोचेंगे कि मैं ये मान के चलूँगा कि देखो 200 और कुछ संख्या है, मतलब 1800 में मुझे ये ऐसा लगेगा कि ये या तो हो सकता है 7 या हो सकता है 8। क्यों कि 230 मान के चलता हूँ मैं। अगर 230 को हम 8 से ज़्यादा करें, हम मानते हैं कि ऊपर 1800 है, लेकिन 230 को 8 से या 9 से गुणा करेंगे। देखो 200 को 9 से गुणा करते हैं तो 1800 मिलेगा अपने को, लेकिन 30 को फिर 9 से गुणा करेंगे तो 270 मिलेगा, जो ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे कम तो हम सोचेंगे एक बार 8 से गुणा करके देख लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि 231 को 8 से गुणा करके ट्राई करता हूँ। तो 8 से करेंगे तो 8 एकम 8, 8 में 3 से गुणा करेंगे तो 8 3 24, हाथ की 2, फिर 8 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16 और 2 18, तो 1848। मुझे पता है आराम से हमें मिल गया कि ये चीज़ कट जाएगी कितनी बार, 8 बार। तो इसका आंसर मिलेगा 8 - 10। तो यहाँ से फाइनल आंसर आपके पास आएगा -2। रेलवे में कुछ सवाल बहुत इजी भी आते हैं और कुछ एक सवाल ही टफ बनते हैं। टफ सवाल या हम कह सकते हैं कि लेंदी सवाल जब बनते हैं तो उनमें 1-2 सवाल ही मुश्किल से एक पेपर में मिलता है। गणना वाले सवाल 3 से 4 सवाल मिल जाते हैं आपको देखने के लिए, और 3 से 4 सवाल ही स्टैटिक्स के मिल जाते हैं। इसके साथ ही कुछ सवाल ऐसे भी मिलते हैं, जो अगला सवाल हम लेके आ रहे हैं इसी टाइप के सवाल भी मिलेंगे कि आपको चिन्ह चेंज करने वाले सवाल। देखो ये क्या कह रहा है कि किन 2 चिन्हों को परस्पर बदलने से नीचे दिए गए समीकरण को सही कर देगा। मतलब ये कह रहा है कि ये ऑप्शन ले लेके आपको ट्राई करना है और देखना है कि कौन से चिन्ह को परस्पर बदलते हैं तो ये समीकरण संतुष्ट हो जाता है। मतलब इस समीकरण की वैल्यू 29 मिल जाती है आपको। तो हमें इसमें 4 ऑप्शन ट्राई करने होंगे। शुरू से हम ऑप्शन ट्राई करते चलेंगे, जो ऑप्शन अपना सही बैठ जाएगा वही ऑप्शन सही हो जाएगा और अपन को आगे चेक नहीं करना होगा। उसके बाद पहले देखो, मैं पहला ऑप्शन लेके चलता हूँ। ये कह रहा है कि प्लस की जगह गुणा करना है और गुणा की जगह प्लस करना है। मतलब देखो पहले ऑप्शन से लेके चलते हैं तो 42, भाग के साथ कुछ छेड़खानी करनी नहीं है। 4, प्लस की जगह हमें गुणा करना है 2, माइनस के साथ छेड़खानी करनी नहीं है, गुणा के साथ हमें प्लस कर देना है 5।
उत्तर निकाल दे। देखो 4 का भाग 42 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है। अब 4 का भाग 42 में पूरा पूरा नहीं जा रहा है तो अपन और आगे एक बार के लिए ट्राई कर लेते हैं। देखो 42 भाग 4, फिर आगे होगा गुणा 2 माइनस 3 प्लस 5। यहाँ से देखो ये जाएगा 4 एकम 4 एक बार, फिर 2 रहेगा तो 2 भाग टूट गया तो हम 0 देंगे, तो यहाँ मुझे 0 देना पड़ेगा, फिर पॉइंट लगेगा। इस टाइप के भाग में देखो बहुत आसानी से आपको समझने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। देखो 4 का भाग देंगे तो एक बार जाता है 4। अब देखो 4 से 4 कैंसिल, 0 आ गया, नीचे उतारा 2। जब नीचे उतारने के बाद भाग नहीं जाता है तो अब भाग टूट गया। अब मैं 0 सीधा पॉइंट देके 0 नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ से एक बार नीचे उतार लिया है अंक को। अब हमें क्या करना पड़ेगा, पहले देना होगा 0 और फिर देना होगा पॉइंट, और पॉइंट देने के बाद ही हम यहाँ 0 उतार सकते हैं। तो ये वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, ये 5 बार हो जाएगा और 20, तो ये मिलेगा मेरे को 10.5। अब जब ये 10.5 मिल गया, इसको गुणा करेंगे 2 से, माइनस करेंगे 3 प्लस करेंगे 5। अब देखो 10.2, 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 10.5 को 2 से गुणा करेंगे तो मिलेगा 21। अब माइनस करेंगे 3 प्लस करेंगे 5, 21 और 5 26, 26 में से 3 जाएगा तो 23। तो ये अपना आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये 29 के बराबर नहीं है। पहला ऑप्शन खत्म। अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन। तो ये प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो 42 भाग देंगे 4, प्लस की जगह हमें माइनस लिखना है 2, माइनस की जगह हमें प्लस लिखना है 3, इंटू करना है 5 से। फिर से वही बात, 42 में 4 का भाग अपन ने पहले दे रखा है 10.5 माइनस 2 प्लस के 15, क्योंकि 3 को 5 से गुणा करेंगे हम तो 15 मिल जाएगा। 10.5 में से 2 जो घटाएंगे और 15 जोड़ेंगे, तो मुझे पता है पॉइंटों में जब संख्या आ रखी है तो ये 29 तो नहीं होगी, तो हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, समय की बचत कर सकते हो। वो कैसे होती है कि हमें पता चल जाता है कि इससे आगे हमारा सवाल सोल्व नहीं होगा और हमारे जो उत्तर चाहिए वो उत्तर हमें नहीं मिलेंगे, तो हम इसे यहीं छोड़ सकते हैं, पूरा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद देखो अगला ऑप्शन लेते हैं, सी ऑप्शन लेके हम चल रहे हैं। तो सी ऑप्शन कह रहा है कि माइनस की जगह आपको क्या करना है, गुणा करना है। तो हम लिख लेते हैं, देखो 42 भाग 4 प्लस 2, माइनस की जगह गुणा करना है और गुणा की जगह माइनस करना है। करेंगे सोल्व। देखो 42 में 4 का भाग, फिर से वही 10.5, अब प्लस का प्लस, अब गुणा चिन्ह सोल्व होगा पहले, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 माइनस 5, फिर से पॉइंट में आ गई संख्या, तो हमें पता है कि ये भी नहीं होगा। अब देखो आगे कह रहा है भाग को प्लस कर दो और प्लस को क्या कर दो, भाग, तो हमें चेंज करना है भाग को प्लस में। तो 42 प्लस के हम कर देंगे 4 और प्लस को कर देना है भाग में, तो भाग 2 माइनस 3 इंटू 5, ये है अपना सवाल। तो अब देखो पहले भाग सोल्व करेंगे, तो 4 में भाग देंगे 2 का, तो मिलेगा क्या 2, तो 42 प्लस 2, 42 प्लस 2 हो गए, माइनस के हो जाएंगे 5 3 15, तो 42 और 2 हो गए 44, 44 में से निकालेंगे 15, 44 में से 15 घटाएंगे तो देखो पहले 4 घटा देते हैं तो ये 40, 40 में से 10 गए तो 30 और एक और बचा हुआ है वो घटाएंगे तो 29। तो ये अपने पास क्या आ गया, अपना आंसर भी 29 है और पर्सन में भी यही बोला है कि आंसर क्या लेके आना है, 29 लेके आना है। तो अपने को इस टाइप के सवाल आपको एनटीपीसी के एग्जाम में या रेलवे के, मैं तो कहता हूँ किसी भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल आपको 1 से 2 सवाल देखने को मिल जाएंगे पर पेपर में मिल जाएंगे। या तो वो कहेगा कि चिन्ह चेंज करके सोल्व करने का, या वो बोलेगा अंकों को परस्पर बदलने का, या दोनों को एक साथ बोल सकता है कि प्लस की जगह इंटू मानते हुए और 3 की जगह 5 मानते हुए इनको परस्पर चेंज करके आपको इसका मान निकालना है। या तो ये देखो समीकरण को संतुष्ट करने की बात कहेगा या फिर इस समीकरण का मान ही पूछ लेगा। तो इस टाइप के सवाल में हमें 2 चीज़ें ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि बिल्कुल आसानी से, आराम से और पूरे ध्यान से पहले तो चिन्ह चेंज करना है, तो चिन्ह चेंज करके समीकरण लिखनी है
और अगर अंकों को भी चेंज करने का बोल रहा है तो अंकों को भी चेंज करके लिखना है। एक बार के लिए नई समीकरण बना लेनी है। उसके बाद आप दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे, जो बोर्ड मास का रूल लगता है वही लगाएंगे। जल्दीबाजी में ये नहीं हो कि हम इसे ही सोचते रहें कि चिन्ह हम मान लेंगे, उस टाइम चेंज कर देंगे जब आएगा तब। लेकिन बोर्ड मास के रूल से हम इसको चेंज करने जाते हैं कि भाग पहले हो जाएगा, फिर हम कहते हैं कि भाग की जगह चलो माइनस कर देते हैं, और उस जल्दीबाजी के चक्कर में हमारा आंसर गलत हो जाता है। एक बहुत सरल सा सवाल अगर गलत हो जाता है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है आगे। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज की घूर्णी मतलब रोटेशनल समरूपता का क्रम है। अब इसमें बताना है कि वो किस किस टाइप से रोटेट करें हम, कि रोटेट करने के बाद हमें वही चीज वापस मिल जाए। जैसे देखो मैं एक समांतर चतुर्भुज आपके सामने बनाता हूं, ये एक समांतर चतुर्भुज है। अब देखो इसका रोटेशन करना है मेरे को, तो मैं कहता हूं कि इसको एक बार के लिए ऐसे फोल्ड कर दो, मतलब ये वाला ऊपर ले जाएंगे हम, तो भी ये सेम ही चीज बनेगी, क्योंकि इसको ऐसे घुमाएंगे तो घुमाने के बाद भी ये सेम ऐसा ही मिलेगा। एक बार मैं कहता हूं कि इसको इस भुजा से इस तरफ घुमा सकते हैं तो ये वाला मिलेगा, इस भुजा से घुमाएंगे तो भी सेम ऐसा ही मिलेगा। मतलब ये दो घूर्णी इसकी मिल जाएगी, एक तो इस भुजा के साथ घुमा सकते हैं, एक इस भुजा के साथ घुमा सकते हैं। अगर इस भुजा के साथ घुमाएंगे तो भी हमें वही चीज़ प्राप्त होगी, तो हम दोनों भुजाएं नहीं मान के एक भुजा से ही लेंगे, और इस भुजा से घुमाएंगे वो इस भुजा से घुमाएंगे, दोनों से सेम ही मिलेगा समरूपता में। तो हमारे पास कितनी घूर्णी है? दो घूर्णी, एक तो ये और एक ये, दो एक्सेस है जिनसे हम घुमाने के बाद भी इस समांतर चतुर्भुज से हमें वापस समांतर चतुर्भुज ही मिल जाता है। अब देखो मैंने पहले ही कहा था कि सिंप्लीफिकेशन के सवाल बहुत ज़्यादा मिलते हैं रेलवे के एग्जाम में, और ज़्यादातर नंबर सिस्टम के टाइप के सवाल हमें बहुत मिलेंगे। अगला सवाल देखो ये क्या कह रहा है कि ये है बार वाला रेखा बंधनी या बार वाला सवाल। हम इसे कह सकते हैं कि बार लगा हो तो क्या करना चाहिए। बार का मतलब क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। बार का मतलब होता है कि ये संख्या क्या है 0.126। अब 3 6 पे बार है, मतलब संख्या है 3 6 3 6 3 6 3 6 3 6, ऐसे ऐसे चल रहा है। मतलब ये 3 6 जो लिखा हुआ है ये रिपीट हो रहा है। इस ऊपर रेखा जो ये बार लगा देते हैं इसका मतलब यही है कि ये रिपीट हो रहा है। अब इसको सोल्व करके ये कह रहा है कि इसे भिन्न में वापस लाओ, सरल करो। तो हमें अब सोचना है कि जो बट्टे में भिन्न मिलेगी वो कैसे मिलेगी। अब इसमें तो सोल्व होगा नहीं, लेकिन हमें इसमें क्या ध्यान रखना है वो चीज़ें मैं बताता हूँ। कि पहले तो हमें ये देखनी है कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। बट्टा में पहले हम संख्या लिखेंगे और वो क्या लिखेंगे कि कितने अंकों पर बार लगा हुआ है। तो कितने अंकों पर बार लगा हुआ है, तो 1 और 2 अंकों पर बार लगा हुआ है। मतलब मुझे जितने अंकों पे बार है उतने लिखने हैं 9। 2 अंकों पे बार था, मैंने 2 बार 9 लिख दिया। अब देखो बिना बार की कितनी संख्याएं हैं, तो बिना बार की संख्याएं हम देखेंगे 1 2 और 6, मतलब 3 संख्याएं हैं जिन पे बार नहीं है। तो अब क्या करेंगे, जितनी संख्याओं पे बार नहीं है उन संख्याओं को हम लिखेंगे 0 के हिसाब से। मतलब 3 पे बार नहीं है तो मैंने 3 0 लगा दिए। देखो ध्यान क्या क्या रखना है, एक तो जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही 9 लिखने हैं। फिर जिन संख्याओं पे बार नहीं है उतने 0 लिख देने हैं। इसके बाद संख्या जितनी बड़ी है उसको एज इट इज ऊपर लिखना है। तो अब ऊपर चलते हैं, तो ऊपर लिखेंगे एज इट इज संख्या। जो संख्या थी उन्हें उसको हमने एज इट इज लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब इसमें से घटाएंगे, और घटाएंगे क्या, वह संख्या घटाएंगे जो बिना बार की है, मतलब जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। तो नहीं लगा हुआ है तो 1 2 6 पे बार नहीं है तो हमने इसको घटा दिया। तो अब देखो इससे आगे क्या सॉल्यूशन मिलेगा अपने को, तो इसमें से घटाएंगे। देखो 6 में से 6 जाएगा तो 0, फिर 3 में से 2 जाएगा तो 1, फिर 6 में से 1 जाएगा तो 5, और फिर ये 12 का
12 बटे में संख्याएं क्या दे रखी है 9 9 1 2 3 0। अब देखो इसको क्या करते हैं, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 0 से 0 मैंने कर दिया है कैंसिल। अब मैं देखूंगा कि मुझे लगता है कि इसमें किसका भाग जाएगा। तो आप एक बार के लिए देखेंगे हम कि इसमें 3 का भाग जा सकता है क्या। देखो नीचे वाली संख्या में जा सकता है। अब 3 के भाग का रूल क्या है, 3 से भाजकता का नियम ये कहता है कि जो संख्याएं दे रखी हो उन संख्याओं के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो उस संख्या में 3 का भाग चला जाता है। क्या है देखो, अब मैं इसे प्रैक्टिकली बताता हूँ आपको कि क्या सिस्टम कहता है। ये कहता है कि अंकों का योग 3 से विभाजित है तो पूरी संख्या 3 से क्या होगी, भाज्य होगी। अब देखो जोड़ते हैं, देखो 1 और 2 3, 3 और 5 8, 8 और 1 9, मतलब पूरी संख्या 3 से, जो अंकों का योग 9 मिला है वो 3 से विभाजित है, मतलब ये संख्या भी क्या है 3 से विभाजित है। अब जब 3 से विभाजित है तो हमें 3 से काट देते हैं। 3 से देखो ये वाली कटेगी कितनी बार, 3 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 2 0 एज इट इज, मतलब 3300 बार भाग गया। ऊपर की साइड हम 3 का भाग देंगे तो देखो 4 3 12, 3 एकम 3, फिर से बचा 2 1 7 3 21, भाग गया 417 बार। अब फिर से देखते हैं एक बार कि 3 से भाग जाएगा क्या। देखो 7 और 1 8, 8 और 4 12, 12 मतलब 3 से विभाजित है। जब 12 3 से विभाजित है मतलब संख्या 3 से कटेगी। फिर से काट देते एक बार के लिए, ये गया देखो 11 बार, 11 33 और 2 0 मतलब 1100 बार। यहाँ 3 से भाग देंगे तो देखो 3 एकम 3, फिर से बचा 1, 1 और 1 11 हो गए, तो 3 का भाग 3 3 9, फिर से बचे 2 और ये आया 7 तो 27, तो ये हो गया 3 का भाग 9 3 27। फाइनली क्या मिल गया अपने को, संख्या मिल गई 139 बटे 1100। और इस संख्या में 139 में 1100 का भाग देंगे तो हमें यही संख्या मिलेगी वापस। तो ये हो गया अपना फाइनल आंसर। अब देखो इसमें एक और क्या सवाल बनता है, ये सवाल थोड़ा बड़ा भी होता है, इसमें एक छोटा सवाल भी बनता है। और वो सवाल क्या होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या दे दे, बार वाली संख्या दे दे। जैसे मैं कहूँ कि उसने दे दिया सिर्फ 0.15 का बार, इसको आप कैसे सोल्व करोगे। तो हमें पता है कि हमने तो एक ही चीज़ सीखी है, वो क्या सीखी है कि जितनी संख्याओं पे बार है उतने ही 9 लिखने हैं नीचे की तरफ हर में। तो हमने हर में कितना लिख दिया 9, 2 संख्याओं पे बार है 2 पे लिख दिया। अब हमने ये सीखा है कि कितनी संख्याओं पे बार नहीं है, तो यहाँ पे एक भी संख्या नहीं है, मतलब एक भी नहीं है तो हमें 0 भी नहीं लगाना है। जब संख्या होगी तो हम 0 लगाएंगे, जब संख्या नहीं है तो हम 0 नहीं लगाएंगे। अब देखो आगे, संख्या को हम एज इट इज़ लिख देंगे। ऊपर की साइड आते हैं तो हमें एज इट इज़ लिखना है, तो एज इट इज़ हमने लिख दिया। अब माइनस क्या करेंगे कि बिना बार की संख्याओं को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे बिना बार की संख्या क्या है, अपने पास बिना बार की संख्या है ही नहीं, तो हमें माइनस कुछ नहीं करना है और सीधा 15 बटा 99 लिख देना है। अब देखो ये वाला पैटर्न मैं आपको पहले ही बताता कि बार की जगह आपको 9 9 लिखना है तो आपके समझ में नहीं आता, लेकिन मैं इस सवाल के माध्यम से आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ। इसके लिए यही है कि दोनों टाइप के सवाल आएंगे तो भी आप एक ही मेथड याद करके कर सकते हो। और वो क्या है कि हमें ध्यान रखना है जितनी संख्याओं पे बार है उतने 9 लिखने हैं, जिन पे बार नहीं है उतने 0 लिखने हैं, और अंश में हमें संख्या को एज इट इज लिखना है और जिन पे बार नहीं है उस संख्या को घटा देना है। अब देखो इसे काट भी सकते हैं, 3 का भाग 5 बार और 3 का भाग 33 बार, संख्या मिल गई 5 बटे 33। मतलब 5 में आप 33 का भाग दोगे तो 1 5 1 5 1 5 ऐसे आगे चलता रहेगा, 1 5 1 5 1 5 ऐसे संख्या चलती रहेगी। ये पॉइंट में आएगा, पॉइंट के बाद 1 5 1 5 1 5 चलता रहेगा। अब देखो अगला सवाल क्या कह रहा है, ये कह रहा है सरल करो और 27 की पावर में दे रखा है माइनस के 2 बटे 3। अब देखो जब पावर माइनस में हो ना तो अपने को एक चीज ध्यान रखनी है, कहीं आप इस पावर को ही उल्टा नहीं कर दो।
पावर माइनस में दे रखी है, मतलब हम इसे 27 को, आप कहीं ऐसा न लिख दो कि 27 की पावर, इस माइनस का मतलब होता है उल्टा करना, तो हमने ऐसे नहीं कर दोगे 3/2, ये खराब हो जाएगा, ये चीज़ क्या होगी, खराब हो जाएगी, क्योंकि ये पावर माइनस में ऐसे नहीं आएगी। इसको लिखेंगे हम क्या, ये माइनस का मतलब है 1/, ये चीज़, तो हम लिख देते हैं 1/, ये चीज़, मतलब एज इट इज़ 1/, में डाल देते हैं। अब 1 के बट्टे में ये सारी चीज़ें आ गई, अब हमें इसे सोल्व करना है। पहले देखो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि 27 में 1/3 को अंदर भेज दूंगा और 2 को बाहर रखूँगा, क्योंकि इन्हें वापस सोल्व करेंगे तो ये 2/3 ही मिलेगा। तो जब मैं इसको 1/3 को अंदर डाल दिया और इसको 2 लिख दिया, अब मेरे को पता है कि 27 की वैल्यू क्या होती है, 3 की पावर 3, और ये इंटू में है 1/3, और इसकी पावर है 2, और ये सब क्या है, 1 के बट्टे में है। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 3 से घट गया, तो ये 3 की पावर 1 मिल गया, तो इसे मैं क्या लिखूँगा, 1/3 की पावर 1 तो है ही, और इसके बाहर क्या है, पावर 2 है। अब ये फाइनल क्या हुआ, 1 की पावर 1/3 की पावर 2, तो ये हो गया 1/3 की पावर 2, जो हमें क्या मिलेगा, 1/9, और यही क्या होगा, फाइनल आंसर। दोस्तों, जब घातांक माइनस में दे रखी हो तो अपने को बहुत आसानी से यही देखना है कि घातांक जब माइनस में हो तो पहले कुछ नहीं करना, 1/, संख्या लिख देनी है और एज इट इज घातांक को रखना है। जैसे माइनस वाला था तो मैंने 1/27 की पावर 2/3 लिख दिया, मतलब एज इट इज 1/, में लिख देना है। उसके बाद आपको सोल्व करना है। अर्थमेटिक के जो सवाल बनते हैं, ये सवाल कुछ एक ट्रिक या आपको विश्लेषण करना होता है कि सवाल क्या चाहता है। सवाल ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, अगर आपने सवाल का विश्लेषण सही ढंग से कर लिया तो अपने आप आपके माइंड में आ जाएगा कि हमें क्या करना रहता है, और जब वह चीज़ आ जाती है तो सवाल मिनटों में नहीं सेकंडों में सोल्व हो जाता है। देखो अगला सवाल हम लेके चल रहे हैं फिर से। ये कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 21:29 है तथा HCF 8 है, तो उनका LCM क्या होगा। अब देखो ये कह रहा है कि अनुपात तो इसने दे दिया कि अनुपात है 21:29 और HCF है 8। अब देखो संख्याओं का अनुपात जब हो रखा है तो हमें पता है कि इन संख्याओं में से कुछ चीज़ें कॉमन आके निकली है और वो कटी है आपस में। जब अनुपात दिया है तो हमें पता है कि कुछ संख्याएं कटी हैं, और वो संख्याएं क्या कटी है, वो हमेशा संख्याएं HCF ही कटता है। संख्याओं में कॉमन चीज़ HCF ही होती है। और अगर संख्याओं का अनुपात लें, जैसे मैं आपको कहूँ कि एक संख्या है 8 और एक संख्या है 12, अब इनको हम करेंगे, अनुपात को सोल्व करेंगे। ये संख्या है तो इनको मैं अनुपात में सोल्व करूंगा तो इसमें 4 का भाग जाएगा 2 बार, इसमें 4 का भाग जाएगा 3 बार। अब 4 का भाग 2 बार और 3 बार, फाइनल अनुपात क्या मिला मेरे को संख्याओं का, मेरे को अनुपात मिला 2:3। अब मैं कहूँगा कि दो संख्याओं का अनुपात तो मेरे को 2:3 है, और HCF मैं कह रहा हूँ इनका है 4। अगर नहीं मानते हो तो निकाल लेते हैं। 8 में देखो 2 से भाग देंगे तो 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2, फिर 2 से भाग देंगे तो 1। 12 में हम देंगे तो 12 में देखो 2 से भाग दिया तो 6, फिर से 2 से भाग दिया तो 3, 3 से भाग दिया तो 1। देखो 8 का क्या है गुणनखंड, 2 × 2 × 2। 12 का क्या है 2 × 2 × 3। कॉमन चीज़ें क्या आ रही है, 2 बार 2 आ रहा है, मतलब HCF क्या आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ से पकड़ो, देखो मैंने अभी पहले भी कहा था कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ विश्लेषण करना है सवाल का कि सवाल क्या चाहता है। अब देखो यहाँ HCF क्या है 4 और अनुपात क्या है 2:3। अब मैं पूछूं आपको कि संख्याएं क्या है, तो संख्याएं क्या है, सीधा 4 से 2 से गुणा करेंगे तो 8, और इस 4 को 3 से गुणा करेंगे तो 12। संख्या क्या मिल गई 8 और 12। इसी प्रकार जब HCF 8 है तो अगर मैं संख्या पूछूं तो क्या होगी, 21 को 8 से गुणा कर देंगे और 21 को 29 से गुणा कर देंगे,
तो क्या मिल जाएगी, संख्या ही मिल जाएगी। अब देखो इस सवाल में वापस आते हैं। अब मैं कहूँ कि यहाँ से मुझे एलसीएम निकालना है। जब देखो इसमें एलसीएम पूछा है तो मैं कहूँ एलसीएम निकालना है, तो यहाँ से मैं 8 और 12 अपने पास संख्याएं हैं और इन संख्याओं का एलसीएम मैं आसानी से निकाल सकता हूँ। एलसीएम क्या होता है, इनमें जो कॉमन आ रहा है उसको एक बार लिख दो तो 2 × 2, और जो कॉमन नहीं आ रहा है उसको लिख दो, 2 और 3 बचे हैं तो 2 × 3, यही तो बचा है। अब देखो ये 2 और 3 क्या है, ये अनुपात ही तो है, ये 2 और ये 3। इन अनुपात को हम HCF के साथ ही गुणा कर दे तो क्या मिल जाता है, एलसीएम मिल जाता है। एलसीएम क्या है, 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 3 24, और यही 24 कैसे मिल जाता, मैं सीधा ही करता कि 2 को 3 से गुणा करता और 4 इसका HCF है, तो ये वाला भी 24 मिलता। मतलब HCF निकालना हो तो हमें क्या करना है, एक तो अनुपातों को गुणा इंटू करना है HCF, मतलब अनुपातों का गुणा इंटू HCF करेंगे तो LCM मिल जाएगा। देखो मैंने अभी इस सवाल से समझाया आपको, छोटा सवाल लेके, तो अनुपातों का गुणा करेंगे तो मैं 21 × 29 और HCF कितना है 8, तो इनको मैंने क्या करना है, गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जो संख्याएं मिलेगी वही क्या मिलेगा अपने को, LCM मिलेगा। इन्हें गुणा करते हैं। देखो पहले मैं 21 को 29 से गुणा करता हूँ, तो 21 को 29 से गुणा करने के लिए मैंने बताया आपको 2 अंकों की संख्याओं का गुणा, इन्हें आपस में गुणा करके लिख देंगे 9, इनको क्रॉस गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18 और 2 20, तो फिर बचेगी असल की 2, और 2 दूनी 4 और 2 6, तो ये होगा 609। 609 को हमें करना है 8 से गुणा, तो 8 9 × 72 और 8 × 48, फाइनल क्या मिलेगा 4872, और ये क्या मिला अपने को, HCLCM। तो जब संख्याओं का अनुपात दे रखा हो और संख्याओं का HCF दे रखा हो तो LCM निकाल सकते हैं। इसलिए हमें एक ये भी फॉर्मूला लिख लेना है, LCM बराबर संख्याओं का अनुपात अनुपातों का गुणा इंटू HCF, ये होता है एक फॉर्मूला LCM बराबर। इसमें अब एक चीज़ आपको मिस होगी और 3 चीज़ें दे रखी होगी, या तो अनुपात दे देगा, HCF दे देगा, LCM पूछ लेगा, या LCM दे देगा, HCF पूछ लेगा। तो इन चीज़ों को इस फॉर्मूले की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हो, और इस फॉर्मूले को अपन ने यहाँ पे भी पूरा प्रूफ भी कर लिया है, पूरा प्रूफ करके बताया है कि LCM बराबर अनुपातों का गुणा इंटू HCF, और 2 संख्याएं हो और उनका जब दोनों संख्याएं दे रखी हो तो दोनों संख्याओं का गुणा होगा, वो बराबर होता है LCM इंटू HCF के। जब संख्याएं हो तब तो LCM और HCF का गुणा दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है, और जब अनुपात हो तो अनुपातों का गुणा इंटू HCF बराबर LCM होता है। ये 2 वाले फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। LCM HCF के सवालों में ज़्यादातर सवाल इन्हीं 2 फॉर्मूलों पर आधारित मिलेंगे आपको। अब देखो ये कह रहा है कि एक टैंक में 2 छिद्र हैं। पहला छिद्र टैंक को 3 मिनट में खाली करता है, दूसरा छिद्र टैंक को 5 मिनट में खाली करता है। ये कहते हैं कि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, तो दोनों छिद्रों के द्वारा टैंक कितनी देर में खाली हो जाएगा। देखो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है, मतलब अगर ये चीज़ नहीं लिखता तो इसके बाद हमें दिक्कत हो सकती थी, क्योंकि टैंक में जैसे जैसे पानी ज़्यादा होता है तो उसका प्रेशर ज़्यादा होता है, तो छिद्र से पानी भी ज़्यादा निकलेगा, और जैसे जैसे टैंक में पानी कम होता जाएगा तो छिद्र से निकलने वाले पानी का प्रेशर कम हो जाएगा, और पानी का प्रेशर कम हो जाएगा तो उससे क्या होगा, टैंक से पानी कम निकलेगा, और पानी कम निकलेगा तो उसकी निश्चित दर नहीं रहेगी। लेकिन इसने पहले ही लिख दिया है कि रिसाव जो निश्चित दर से हो रहा है। तो देखो पहला छिद्र मैं मान रहा हूं कि पहला छिद्र है और वो छिद्र 3 मिनट में खाली करता है,
तो मैं कहता हूं कि वो एक पूरी टंकी खाली करेगा 1 मिनट में कितनी करेगा, 1/3। दूसरा 5 मिनट में खाली करता है तो वो 1 मिनट में कितनी करेगा, 1/5। अब मैं कह रहा हूं कि दोनों मिलके 1 मिनट में कितनी कर रहे हैं, तो दोनों मिलके 1 मिनट में कर रहे हैं 1/3 प्लस 1/5। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं 15। 3 का भाग 15 में 5 बार और यहाँ से 5 का भाग 15 में 3 बार, तो ये हो गया 8/15। ये क्या हुआ उनका 1 मिनट में खाली करने की रेट, 1 मिनट में खाली करने की दर हो गई 8/15। अब देखो जब 1 मिनट में खाली वो 8/15 कर रहा है तो मैं कहता हूँ पूरी टंकी कब खाली करेगा, मतलब एक काम करने में उसको 1/8/15 मिनट लगेगी और 1/8/15 को हम आगे सोल्व करेंगे तो ये क्या होगा 15/8 और इतनी मिनट इसको दोनों को मिलके लगेगी। तो 15 में 8 का भाग देंगे तो देखो एक बार, फिर से बचेगा 7, तो 1 से ही 7/8 मिनट लगेगी उसे टंकी को खाली करने में। क्योंकि देखो अगर समझ में आया हो तो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ, नहीं आया है तो एक बार फिर से देख लें जल्दी से। 3 मिनट में वो काम करता है, पूरी टंकी को खाली करता है, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 मिनट में वो कितना खाली करेगा, 1/3। 5 मिनट में खाली करता है तो वो 1 मिनट में करेगा 1/5। अब एक तो कर रहा है 1/3 और एक कर रहा है 1/5। 1/3 और 1/5 को मिला के हम दोनों छिद्र एक साथ खोलते हैं तो दोनों से एक साथ पानी बहेगा। जब दोनों से एक साथ पानी बहेगा तो 1/3 प्लस 1/5 हम करेंगे और ये मिलेगा कि 1 मिनट में उन्होंने कितनी टंकी खाली करी। 1 मिनट में वो 8/15 टंकी खाली कर देते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक पूरी टंकी खाली करने में कितना समय लगेगा, तो एक टंकी 1 मिनट में लगा इतना, तो एक पूरी टंकी खाली करने में लगेगा 1/8/15। अब इसे क्या करना होगा कि ये संख्याएं 1 में है तो 15 ऊपर जाएगी और ये 8 नीचे आएगा, तो 15/8 मिनट, और इसे हम आगे सोल्व करेंगे तो आएगा 1 सही 7/8 मिनट। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एनटीपीसी के हम प्रीवियस ईयर के सवाल इस चैनल पर लेकर आ रहे हैं रेगुलर, और आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए और उस बंदे तक ज़रूर पहुंचा दीजिएगा जिसको सख्त ज़रूरत हो, किसी को डाउट हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आप अपने सवाल भेज सकते हो। मैथ्स बाय गजेंद्र सिंह नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर भी आप सवाल भेज सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।